सीमा अपने पापा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। निखिल, मैंने 5 दिनों के लिए तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली को बोल दिया है। उसका नाम कोमल है। वो रोज सुबह शाम तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी। ठीक है, ध्यान से जाना सीमा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कहीं गिर मत जाना। सीमा 5 दिनों बाद अपने घर से लौटी। वो बहुत अजीब सी हरकतें करती। उसकी आंखें हमेशा चढ़ी चढ़ी रहती। पता नहीं सीमा को क्या हुआ था। मुझे हॉल में सोना है। हॉल में सोना है? क्यों सीमा? आओ अंदर कमरे में सोते हैं, हमारा कमरा अंदर है। नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही सोऊंगी। तुम नाराज हो क्या क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में नहीं जा पाया? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। निखिल सीमा को कुछ नहीं कहता और उधर से चुपचाप चला जाता है। निखिल को सीमा का ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे सीमा कभी निखिल से बात नहीं करती थी। अगली सुबह निखिल उठता है। अरे तुम कब उठी? थोड़ी देर पहले। सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे आज जल्दी निकलना है ऑफिस के काम के लिए। तुम जल्दी टिफिन तैयार कर दो। टिफिन तैयार है? निखिल सोच में पड़ जाता है। मैंने तो इसे बताया भी नहीं था, तो फिर इसने इतनी जल्दी टिफिन कैसे तैयार कर दिया? सीमा निखिल के मन की बात उसके बिना बोले जान लेती थी। निखिल के तो होश उड़ गए जब उसने कहा, सीमा जरा सुनो, गीजर चालू कर दो और नल खोल दो, पानी भर जाएगा तो। निखिल की पूरी बात बोलने से पहले ही गीजर खुद ब खुद ऑन हो गया और बाथरूम से नल चलने की आवाज आने लगती है। निखिल ये देखकर हैरान रह गया। सीमा उसके सामने खड़ी थी, तो फिर ये नल चलाया किसने? निखिल ने सोचा ये बात अगर उसने सीमा से सीधे सीधे पूछी तो क्या पता उसे अच्छा न लगे। सीमा, क्या बात है? जब से तुम अपने पापा के घर से आई हो तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा मतलब था, तुम अकेले पूरा दिन काम करती रहती हो। अकेले काम करते करते तुम्हें तनाव हो सकता है, तो हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। नहीं। और ये सुनकर सीमा उधर से उठकर चली गई। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। सीमा पिछले 3 महीनों से उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी और साथ ही 3 महीने से बाहर हॉल में सोती थी। वो हमेशा कम से कम निखिल से 3 फीट की दूरी बनाकर रखती। कुछ दिन बाद निखिल सुबह की सैर के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था। तभी निखिल का पड़ोसी गौरव आता हुआ दिखाई दिया। अरे गौरव! अरे निखिल जी, आज इतनी सुबह आप कैसे आ गए सैर के लिए? गौरव अपने साथ अपने पालतू कुत्ते शेरू को भी सैर के लिए ले जाता था। निखिल का घर देखते ही शेरू बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। पता नहीं क्यों निखिल जी, ये आपका घर देखते ही बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। निखिल ने तभी सीमा को आवाज दी। सीमा, दरवाजा बंद कर लो। जैसे ही सीमा बाहर आई, शेरू उसे देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। गौरव ने शेरू को चुप करने की बहुत कोशिश की, पर शेरू बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ। वो बस भौंकता रहा। ये सब क्यों हो रहा है निखिल नहीं समझ पा रहा था। कुछ दिनों बाद निखिल जब रात को डिनर करने बैठा, तब उसे ध्यान आया। सीमा, सब्जी में थोड़ा नमक टेस्ट कर लेना, कल थोड़ा कम रह गया था। फिर निखिल को लगा शायद नमक उसे ही कम लगा हो, तो उसे खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए। निखिल रसोई की तरफ बढ़ा। उसने वहाँ जो देखा वो उसे। सीमा ने नमक टेस्ट करने के लिए अपना पूरा हाथ गैस पर रखी खौलती दाल में डाल दिया और वो अपना हाथ बिल्ली की तरह चाटने लगी। निखिल सोच में पड़ गया। उस खौलती दाल से उसका हाथ कैसे नहीं चला? ये क्या कर रही हो सीमा? चम्मच से निकाल लेती। सीमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस निखिल को घूर रही थी। तभी शेरू, निखिल के पड़ोसी का कुत्ता, अपने घर से छूट जाता है और निखिल के घर में आ घुसता है। शेरू सीमा को देखकर बहुत जोर जोर से भौंकता है। निखिल शेरू को भगाने की बहुत कोशिश करता है। जाओ शेरू, जाओ, तुम इधर क्या कर रहे हो? शेरू सिर्फ सीमा को देखकर भौंकता रहता है। तभी सीमा उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है।
निखिल सीमा से शेरू को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, पर सीमा उसे नहीं छोड़ती। शेरू बेहोश हो जाता है। सीमा शेरू को वहीं जमीन पर गिरा देती है। सीमा की आंखें एकदम लाल और जीभ बिल्कुल बाहर थी। निखिल ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि सीमा एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। तुम सीमा नहीं हो। कौन हो तुम? अब तक नहीं पहचाना? अब तक नहीं पहचाना कौन हूँ मैं? नहीं। कौन हो तुम? तुम सीमा नहीं हो सकती। कोमल, मैं कोमल हूँ। कौन कोमल? ये क्या कह रही हो तुम? कौन कोमल? सीमा दीदी ने मुझे तुम्हारे घर 5 दिन खाना बनाने के लिए जिसे बोला था, मैं वही कोमल हूँ। कोमल हूँ मैं। तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं जान से मार कर ही सांस लूंगी। अरे नहीं कोमल, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, तुझे मैं बताती हूँ। अरे नहीं कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं कभी फिर। वो मार मार कर उसका हाल ऐसा बेहाल कर देती है। अरे मर गया। अरे छोड़ दे। अरे बच्चे की जान लगी क्या? भाई, कोई मेरी मदद करो। कुछ दिनों बाद निखिल को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। निखिल को डॉक्टर बताता है कि उसे बहुत बुरी चोट लगी है, जिससे वो अपाहिज हो गया है। उसे हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उसका ख्याल रखने के लिए। वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। कोमल निखिल से अपना बदला ले लेती है और निखिल को सबक मिल जाता है कि किसी के साथ आप बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। अगर मैंने उस बेचारी के साथ गलत नहीं किया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं हुई होती। ना ही कोमल गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान देती। निखिल को अपने किए का पछतावा होता है। अरे कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। मुझे मेरे किए की सजा भी मिल गई है। अब मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। ठीक है निखिल, मैंने तुम्हें माफ किया। एक समय की बात है जब सिमरन नाम की एक बहुत गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सिमरन के बाबूजी रिक्शा चलाते थे और उसकी माँ एक घर में साफ सफाई का काम करती थी। सिमरन अपने माता पिता की बड़ी ही लाडली लड़की थी। वो दोनों अपनी बेटी सिमरन को बहुत प्यार करते थे। सिमरन कभी कभी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। वहां वो बड़ा सा घर देखकर बड़ी खुश होती थी और उसका भी सपना था कि वो भी ऐसे बड़े से घर में रहे। एक दिन हमेशा की तरह सिमरन की माँ उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। वहां जाकर सिमरन बड़ी हैरानी से घर को देखती है। घर बड़ा ही सुंदर सजा होता है। अरे माँ, ये चारों तरफ गुब्बारे और ये इतना सजा हुआ क्यों है? आज कोई त्योहार है क्या? अरे नहीं बेटी, ये तो मालकिन के बेटे का जन्मदिन है, तो बस उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। बाप रे बाप, जन्मदिन के लिए इतनी सजावट? तो फिर जन्मदिन में तो निकाल देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी बड़ी उदास होकर घर वापस आती हैं, तो वहां वो देखती हैं कि उनका रिक्शा एकदम टूटा फूटा पड़ा है। वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं तो सिमरन के बाबूजी के पैर में पट्टी बंधी होती है और वो बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। अरे ये आपको क्या हुआ और बाहर रिक्शा कैसे टूटा पड़ा है? आज तो समझो मेरी जैसे तैसे जान बची है, पर मेरा पैर और रिक्शा दोनों टूट गए। डॉक्टर ने मुझे कम से कम 6 महीने आराम करने को कहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ? पहले मेरी नौकरी गई और अब तुम्हारा पैर, अब क्या होगा? सिमरन की माँ फिर उसके बाबूजी को सारी बात बताती है। उनको ये सब सुनकर बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पहले ही घर के हालात इतने बुरे होते हैं और अब ऊपर से दोनों के पास ही काम भी नहीं होता। सिमरन बेचारी बहुत रोती है। रोते रोते बाहर आंगन में जाकर बैठ जाती है। एक केक का टुकड़ा ही तो खाया था, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? बिना वजह माँ को काम से निकाल दिया। अब कुछ दिन बाद घर के हालात बदतर होने लगते हैं। सिमरन की माँ और उसके बाबूजी दोनों के पास ही कोई काम नहीं होता। जो घर में थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी सब खत्म हो चुके होते हैं। हर दिन अब घर में लड़ाई होने लगती है।
सिमरन को ये सब देखकर बड़ा ही बुरा लगता है। वो कुछ काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बेकरी की दुकान दिखती है, उसमें ढेर सारे केक रखे होते हैं। सिमरन भी वहीं खड़ी होकर केक देखने लगती है। इस केक की वजह से मेरी माँ की नौकरी गई थी, मैं अब तो यही काम करूंगी। सिमरन दुकान पर जाती है। भैया, क्या यहाँ पर मेरे लायक कोई काम मिलेगा? अरे तुम छोटी सी लड़की, तुम क्या काम करोगी? मेरे बाबूजी का पैर टूट गया है और मेरी माँ का भी काम छूट गया है। हमारे पास खाने को भी नहीं है, प्लीज आप मुझे काम पर रख लो। दुकानदार को सिमरन पर तरस आ जाता है और वो उसे काम पर रख लेता है। सिमरन अब रोज स्कूल के बहाने से घर से निकलकर दुकान पर काम करने जाती। वहां वो दुकान के छोटे मोटे काम और सबकी मदद करने लगती है। एक दिन सिमरन बड़े ध्यान से केक बनते देखती है और उसे कुछ दिन में एक दिन सिमरन दुकान में काम कर रही होती है कि तभी वहां लाइट चली जाती है। केक बनाने वाला आदमी लाइट चेक करने जाता है तो उसका हाथ वहीं चिपक जाता है। उसे देख सिमरन उसे बचाने जाती है तो वो भी वहीं चिपक जाती है। दोनों करंट लगने से वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मरने के बाद सिमरन चुड़ैल बन जाती है। इस बात से दुकानदार को बहुत बड़ा धक्का लगता है और जब ये खबर सिमरन के घर तक पहुंचती है तो उसके माता पिता का भी बुरा हाल हो जाता है। सिमरन मरने के बाद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही होती। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं मर नहीं सकती। अरे, अब मैं अपने माँ बाप की मदद कैसे करूंगी? चुड़ैल बच्ची बड़ी परेशान हो जाती है, पर फिर उसे एक तरकीब सोचती है और वो दुकान बंद होने के बाद दुकान में घुस जाती। कहाँ गया केक बनाने का सारा सामान? मैं फटाफट केक बनाती हूँ, बस किसी को पता न चले। चुड़ैल बच्ची रात के वक्त अंदर दुकान में केक बनाने लगती है। चुड़ैल बच्ची इतने सुंदर सुंदर केक बनाकर तैयार करती है कि ऐसे केक किसी दूसरे। अब इन पैसों से मैं अपने माँ बाप की मदद करूंगी। वो चुड़ैल बच्ची पैसे ले जाकर अपने घर जाती है और घर के अंदर खिड़की से पैसे डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब सिमरन की माँ आती है तो पैसों की गड्डी देख वो बड़ी हैरान होती है। अरे, ये इतने सारे पैसे यहाँ कहाँ से आए? सिमरन की माँ पैसे उठाती है और जल्दी से सिमरन के बाबूजी के पास जाती है। अरे, ये पैसे खिड़की के पास पड़े थे, मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर ये इतने सारे घर के अंदर कौन डाल के गया। दोनों बड़े ही खुश होते हैं कि अब घर का राशन ला पाएंगे और बाहर से चुड़ैल बच्ची ये सब देख रही होती है। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। अंकल जी, मुझे 1 किलो केक दे दो। बेटा, आज दुकान में केक नहीं है। थोड़ी देर में दूसरा ग्राहक आता है और ऐसे ही पूरे दिन ग्राहक आते रहते हैं और बिना केक लिए वापस चले जाते हैं। दुकानदार बड़ा उदास होता है। थोड़ी देर में वहां सिमरन एक आदमी के भेस में आती है। अरे भैया, क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठे? अरे, हमारी दुकान में जो केक बनाता था ना, उसकी कल अचानक मौत हो गई। अब मुझे कोई दूसरा केक बनाने वाला नहीं मिल रहा और सुबह से केक के लिए ग्राहक पर ग्राहक आए जा रहे हैं। आप परेशान क्यों होते हो? मुझे आता है ना केक बनाना, मैं आपके लिए केक बना सकता हूँ। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्दी अंदर जाओ और शुरू कर दो काम। बस फिर चुड़ैल बच्ची आदमी के भेस में दुकान में केक बनाने चली जाती है। वहां जाकर एक चुड़ैल बच्ची में बदल जाती है। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से बढ़िया बढ़िया केक बनाती हूँ ताकि इन अंकल की भी मदद कर सकूं। बस फिर वो चुड़ैल बच्ची केक बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर में वो एक बड़ा ही सुंदर केक बनाकर तैयार करती है। उसके बाद वो एक के बाद एक केक बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटों में वो इतने सुंदर सुंदर केक बना देती है कि कभी किसी ने देखे भी ना हो। सच में ये केक तो बड़े ही सुंदर है। काश मैं जिंदा होती तो मैं अपने जन्मदिन पर अपना ही बनाया केक काटती। खैर, अब ये सब सोचने का क्या फायदा। चुड़ैल बच्ची को तभी दुकानदार की आवाज आती है। चुड़ैल बच्ची जल्दी से अपना रूप बदलती है। केक देखकर दुकानदार हैरान रह जाते हैं। उसके बाद दुकानदार महेश का बहुत शुक्रिया करता है। उसके बाद महेश वहां से चला जाता है। उस दिन दुकानदार के सारे केक बड़े अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए उसके पास ढेर सारे ऑर्डर पहले से आ जाते हैं। दुकानदार महेश के काम से बड़ा ही खुश होता है। वो खुश होकर उसे 500 रुपए देता है। महेश उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद उसका रूप अपने आप बदल जाता है। अब तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अब मैं दिन रात काम करके सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद चुड़ैल बच्ची फिर से अपने घर जाती है और खिड़की से 500 का नोट अंदर गिरा देती है। जब थोड़ी देर बाद सिमरन की माँ फिर से पैसे पड़े देखती है तो वो